आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा वर्डिक्ट है। तो हम 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। बेसिकली 5 जजेस की बेंच थी, हमने बात की थी कल, तो बहुत जल्दी में मैंने लेक्चर बना दिया था। तो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार दिए। उसी ने देश के बाकी के लोगों से देश में कहीं भी बसने, जमीन खरीदने और नौकरी खरीदने के 3 अधिकार छीन लिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, लोगों को विशेष अधिकार दिए। बट मैं देखिए 370 ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग, बुद्धिजीवी भी, भले ही वो मौजूदा सरकार के कितने बड़े क्रिटिक हों, बट 370 को कोई ज्यादा मान्यता नहीं। मैं भी बहुत ज्यादा, हालांकि ये मानता हूं भी अभी आर्टिकल 370 खाली एक ढांचा रह गया था, चीजें वैसे भी उसकी धीमे धीमे खत्म ही हो गई थी। बट 370 और 35A जब से मैंने कश्मीर को पढ़ना शुरू किया है, एक बहुत अच्छी किताब है कश्मीर नमा, आप जरूर पढ़िएगा। बाकी राज तरंगिनी और भी बहुत, ठीक है, जगमोहन की किताब बहुत बढ़िया है कश्मीर को समझने के लिए। लेकिन जब से मैंने कश्मीर को पढ़ना शुरू किया तो मैं हमेशा बोलता था 370 डाला क्यों गया। ये उस समय ठीक है, चलिए आपने उस समय सिचुएशन को देखते हुए डाल दिया, पर इसको जल्द से जल्द हटा लेना चाहिए था, है ना। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, उमर अब्दुल्ला परिवार, महबूबा मुफ्ती, ये सब भारत के साथ खड़े हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जो बेसलेस प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, याद रखिएगा इन्हीं महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। तो ऐसा नहीं है। शेख अब्दुल्ला हो गए, शेख अब्दुल्ला को हैरानी होगी कि शेख अब्दुल्ला ने सबसे पहले बोला था कि भाई भारत के साथ विलय, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज तुरंत साइन कर लो। अगर 15 अगस्त 1947 को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया होता, राजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे वो मतलब थोड़ा टाइम अगर नहीं मांगा होता, तो तभी हमारी फौज जो है ना वो कश्मीर पे लग गई होती, और फिर पीओके क्या कुछ भी नहीं पाकिस्तान ले जा सकता था, है ना। तो शेख अब्दुल्ला हो गए, महबूबा मुफ्ती, ये सब भारत के साथ खड़े हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन सब ने जो भी काम किया है वो यही है कि किसी तरीके से कश्मीर को भारत, तो बाकी हाँ, ये मैं बिल्कुल कि जैसे महबूबा मुफ्ती कहते 370 बहुत जरूरी था, उनसे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। और 370 को एकदम खत्म होना, बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अब कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको बता दूं कि देखिए कोर्ट ने, हम 4 पॉइंट्स पे यहां पे बात करेंगे, ठीक है। ये तो नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया था 2019 में, जिस तरीके से मतलब पूरी प्रोग्रेस अब आपको देखने को मिलेगी, और जो हमने किया सही किया, कोर्ट ने भी इस पे, ये आराम से ट्वीट को पढ़ लीजिएगा, है ना। तो लिमिटलेस लीडरशिप का हमारा कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करें, क्लासेस चल रही हैं। तो देखिए 370 कहां से आया वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन देखिए 370 को हटाया 5 अगस्त 2019 को, बट सवाल उठे कि किस तरीके से हटाया गया, वो गलत है। अब इसी के लिए ही पिटीशन डाली गई कि आपने जिस तरीके से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा के रामनाथ कोविंद ने इसको हटा दिया, तो वो गलत है। वो अब बिल्कुल ये लीगल प्रश्न, तभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ठीक है, कि इसकी लीगैलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उलट जाके आपने 370 को हटाया है। तो अब इस पर सुनवाई चली है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है, मुझे जस्टिस कॉल का तो कमाल, खुद भी कश्मीरी पंडित, कमाल का उन्होंने बात बोली है, बहुत बढ़िया तरीके से बात बोली है उन्होंने, बहुत ही बैलेंस तरीके से। देखिए 50 का यूनानिमस वर्डिक्ट है, ठीक है, कि जो हुआ वो सही हुआ, और अब 370 आसान भाषा में मैं समझाऊंगा, अब 370 दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो चलिए अब हम देखिए, आपको लीगल लैंग्वेज को समझना कैसे, मैं आपको ये भी थोड़ा बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं, डिसीजंस पढ़ते रहते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, मुश्किल होता है, मुझे पता है। अब देखिए बहुत सारी ये भी है कि 370 जोड़ने का, मैं तो बहुत बोलता हूं तोड़ने का काम करता था, तो इसीलिए तो उसको अच्छा किया हटा दिया, बहुत पहले हटा देते तो ज्यादा बेटर था। बट हाँ, उसमें कुछ प्रोविजन है, जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि जमीन लेने का अधिकार जो है वो सबको नहीं देना चाहिए। कश्मीरियों के पास, कश्मीरी पंडितों के पास, ठीक है, वो जमीनें रहने देनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बॉर्डर स्टेट्स हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, 371 वहां पे काम करता है आर्टिकल, तो वहां पे भी जमीन जो है ना वो उन्हीं लोगों के पास है, ठीक है। फिर मेरा दूसरा, मैं जो भाई स्टेटहुड, और यही कोर्ट ने भी बोला कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर करो, एक रिकंसाइलेशन कमेटी बनाओ, जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो जितने भी कश्मीर में जो लोगों के साथ दिक्कत हुई है, उसके लिए तुरंत उनके लिए इंतजाम करो, बंदोबस्त करो, और स्टेटहुड, और यहां पे कोर्ट ने यह भी बोला है कि सितंबर 2024 से पहले पहले इलेक्शन करवाओ, ठीक है। तो स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर होना चाहिए, सरकार ने यह वादा किया था। मेरा यह बिल्कुल मानना है कि तुरंत एक पूर्ण राज्य, यूनियन टेरिटरी नहीं, अच्छा यूनियन टेरिटरी पर बात आई, यहां पे बोला कि यूनियन टेरिटरी कैसे घोषित कर सकता है, एक पूरे राज्य को आप
यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी, हाउ यू कैन डू दिस? तो कोर्ट ने इसको खुला छोड़ दिया कि भाई देखो ये खुला प्रश्न है, इसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस पर ज्यादा टिप्पणी कोर्ट ने नहीं दी है। लेकिन हां, मेरा मानना है कि जल्द से जल्द, देखिए क्या है ना कि आप प्यार से जीतिए लोगों को, आप प्रेम से जीतिए लोगों को। प्रॉब्लम है वहां पे कश्मीर में, लोग दिक्कत है अभी। देखिए अभी वैसे तो मैं गया था, अभी कश्मीर तो बहुत ही बढ़िया है, बट फिर भी जिनको भी थोड़ी सी दिक्कत है ना, आपको चाहिए क्या बताइए? हम यहां पे आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से बर्ताव करेंगे और आपके जो राइट्स हैं वो हम आपको देंगे, ये हमारा वादा है। अगर सरकार इस स्टैंड पे चलेगी अगले 2 सालों में, मैं आपको बता रहा हूं कि कश्मीर जो है वो भारत के वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बनेगा। तो जो कश्मीर चाह रहे हैं, जो कश्मीरी चाह रहे हैं, वो उनको मिलना चाहिए, ठीक है? और सरकार इसी के उसमें काम करे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये 2 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थे, 271 और 273, 5 और 6 अगस्त। अब इसमें जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वाज मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले तो संविधान की बात थी। आपको पता ही है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर में बैठी 1951 में। अब उसके बाद उन्होंने कश्मीर का एक नया संविधान बना दिया, नया संविधान बना दिया। अब यहां पे एक तरफ है भारत का संविधान, ठीक है? श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बोला था ना, एक विधान एक जो पूरा झंडा है वो नहीं चलेंगे, ठीक है? एक विधान एक मकान नहीं चलने वाला एक ही देश में, है ना? तो एक तो आपने पूरा का पूरा अलग से संविधान बना दिया और ऊपर से भारत का भी संविधान है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है? एक तो ये आर्ग्यूमेंट था कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि लगभग 1953 में बना था और 1957 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली की क्योंकि नीड नहीं थी तो उसको हटा दिया गया था। तो अब यहां पे देखिए आर्टिकल 370 सेक्शन 3, ये बड़ा ही यही मेन मुद्दा है। इसमें देखिए आप 370 हटा सकते हो, कब हटा सकते हो? जब प्रेसिडेंट जो है वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली से जो है वो सलाह मशवरा करे। तो अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो है नहीं, तो एक यहां पे बात है कि पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ जाके चीजें हुई हैं, ठीक है? तब यहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई देखो सबसे बड़ी बात यह है, पिटिशनर ये आर्गुमेंट के जो एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी, कि भाई कश्मीर को सॉवरेनिटी दी थी और ये सॉवरेनिटी जो है ये यहां पे छीनी गई है और ये बहुत ही ज्यादा गलत है। 1947 में कश्मीर से ये वादा किया था कि हम चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि कश्मीर का स्टेटस जो है वो अलग था। तो यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बहुत शानदार। आप ये देखिए क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, बोला है कि भाई देखो आर्टिकल 1 पहले बताओ क्या कहता है, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं, ठीक है? आर्टिकल व्हाट आर्टिकल सेज कि भाई देखो आर्टिकल इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है? अब इसमें सीधा सीधा पार्ट 3 जितने भी राज्य हैं वो इसमें है, जम्मू एंड कश्मीर भी तो इसमें आता है। तो भाई एक बात बताओ कि जब साफ साफ तुम्हारे जहां से संविधान शुरू हो रहा है उसी में ही लिखा हुआ है कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, तो तुमको दिक्कत क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में डाला हुआ है ना। तो भाई क्या बोल रहे हो इसमें इंटरनल सॉवरेनिटी? सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर्ड दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सेक्शन 3 साफ साफ बोलता है। तो पहली बात तो ये भूल जाओ, इंटरनल सॉवरेनिटी ये हटा दो, ठीक है? यहां पे भारत का अभिन्न अंग था, कश्मीर है और हमेशा रहेगा। सो रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट विद द यूनियन, मैं लैंग्वेज आपको बता रहा हूं कैसे। तो रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखिए, एंड शैल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो लिखा तो है, तो क्या बोल रहे हो कि का संविधान सेक्शन 147 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर प्रोहिबिटेड बाय एनी अमेंडमेंट सेक्शन 3। अब यहां पे ये जरूर बात है कि सेक्शन 3 में अमेंडमेंट नहीं हो सकता था, ये सेक्शन 147 कहता था। फिर कोर्ट ने बोला था कि ये आप जो आर्गुमेंट दे रहे हो ना उसके कॉन्ट्राडिक्टेड है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, कि जो एग्रीमेंट है इट वाज नेसेसरी फॉर जम्मू एंड कश्मीर टू सरेंडर इट्स सॉवरेनिटी, कि सॉवरेनिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर करने के लिए जो आप बोल रहे हो वो नहीं है, ठीक है? इट नोटेड दैट व्हेन युवराज कर्ण सिंह जो थे वो राजा हरि सिंह के बेटे थे, इशूड द प्रोक्लेमेशन अडॉप्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नवंबर 25 1949 इफेक्टली हैड द इफेक्ट ऑफ अ मर्जर। तो जैसे ही यहां पे प्रोक्लेमेशन कर्ण सिंह ने बोला कि भाई हम साइन करें, भारत के साथ आ रहे, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट हो गया, ठीक है? That declaration that Constitution of India would not only supersede all other constituent provisions, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बोला है कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान सबसे ऊपर है, उसके नीचे है कश्मीर का संविधान। भारत का झंडा ऊपर है, उसके नीचे है कश्मीर का फ्लैग। तो हमेशा याद रखो कि भारत का संविधान पूरे भारत में लागू होता है, कश्मीर भी भारत के अंदर आता है तो वो कश्मीर में भी लागू होता है। समझ रहे हो? तो ये बात जो इंटरनल सॉवरेनिटी की बात हो रही है, ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है,
समझ रहे हो? तो वहां पे कभी भी कश्मीर को प्रॉपर सॉवरेनिटी थी, जैसे बाकी राज्य बिहेव करते हैं वैसे ही वो बिहेव कर रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि जो इतने समय से बात चल रही है सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी, तो बेसिकली कश्मीर, भारत का संविधान सबसे ऊपर है, उसी के अंदर ही आता कश्मीर का संविधान। समझ रहे हो? विच वर इनकंसिस्टेंट विद बट ऑल्सो अब्रोगेट्स देम टू अचीव व्हाट वुड हैव बीन अटेन्ड एन एग्रीमेंट ऑफ मर्जर। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है। जस्टिस एस एस कौल ने क्या बोला है? जस्टिस एस एस कौल ने थोड़ा सा, अब आपको मैं बता दे रहा हूं कि हां, उनके पास इंटरनल सॉवरेनिटी का एक एलिमेंट था, तो इन्होंने ये मारा है कि एक एलिमेंट 370 वही बोला है कि हां, आप इंटरनल सॉवरेनिटी, क्योंकि देखिए भारत में फेडरलिज्म है, तो भाई सॉवरेनिटी आपको है, बट ऐसा थोड़ी ना कि आप अलग ही तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो यही बोला जा रहा था कि भाई कश्मीर जो है, तो यहां पे कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाई कश्मीर भी भारत का ही पार्ट है, तो सॉवरेनिटी की बात ही कहां से आ गई? तो ये चीज है। तो यहां पे ये जस्टिस कौल बोलते हैं कि हां, एक एलिमेंट था। देखिए, जो इंटरनल सॉवरेनिटी 370 के अंदर जब उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेट ऑफ को, जब इसने रिकॉग्नाइज किया, संविधान बनाया, तो उनके पास एक इंटरनल सॉवरेनिटी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो फाइनल डिसीजन या जो चीजें बोली जा रही है वो गलत है। फिर उसके बाद आया था कि क्या आर्टिकल 370 टेम्पररी है, परमानेंट है? तो पिटिशनर ने बोला कि इसको 370 को हटाया नहीं जा सकता। तो यहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई जो डी चंद्रचूड़ है, डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है। भाई 370 है, 370 का यूज करके 370 को नल एंड वॉइड घोषित किया है। टेम्पररी प्रोविजन, देखिए आप ये समझिए कि यहां पे जो आर्टिकल है 370 कब हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट हटाएगा, ठीक है? प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ गए? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई है 1957 में, तो यानी कि एक तरीके से 370 हट ही नहीं सकता। गलत। देखिए, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, तो अभी पावर सेंटर नहीं है। तो पावर सेंटर, जब एक राज्य का पावर नहीं होता है, तो राज्य की पावर पार्लियामेंट के पास जाएगी, या फिर अभी जो एग्जिस्टिंग स्टेट असेंबली है, विधानसभा, जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा, उसके पास जाएगी, है ना? क्योंकि विधानसभा उस समय ऑपरेशन में नहीं थे, तो पूरी पावर किसके पास चली गई? प्रेसिडेंट के पास। तो यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सारा दारो मदार है वो प्रेसिडेंट ही कर रहा था, पूरी पावर शिफ्ट हो गई। तो पूरा प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि 370 को हटा दे। समझ रहे हो? तो यहां पे ये बोला है कि जो ये तो खैर कपिल सिब्बल ने बोला है, तो ये इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सीकिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल हैज टू बी थ्रू एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे जीवाई चंद्रचूड़ ये बोलते हैं कि भाई देखो, अगर एक डेमोक्रेसी है तो यहां पे जो लोगों के ओपिनियन है वो कैसे एस्टैब्लिश किए जाएंगे? इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। कोर्ट है ना? अगर मैं बोल रहा हूं कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट है, तो भाई कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये इंस्टीट्यूशन ही लोगों का जो विश्वास है वो जमहूरियत में बढ़ाते हैं, लोकतंत्र में बढ़ाते हैं। यू कांट एनविसेज अ सिचुएशन लाइक ब्रेक्जिट वाली सिचुएशन यहां पे काम नहीं करेगी कि ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, ठीक है? इफ इट इज अड्यूज्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड आर्टिकल 370 देन सच एन अमेंडमेंट कैन बी क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी। अगर आपको लगता है, क्योंकि हमारे यहां पार्लियामेंट, देखिए यहां मोदी की बात नहीं, यहां पे पार्लियामेंट की बात है, सब कुछ संविधान के हिसाब से हुआ है, जो संविधान में लिखा गया है। आपने कहा कि आर्टिकल 367 का यूज नहीं किया गया, ठीक है? आर्टिकल 367 अमेंडमेंट के लिए यूज किया जाता है, और ये एक कोर्ट ने माना, ठीक है? ये बोला कोर्ट ने, जस्टिस कौल ने कहा कि बैकडोर गलत है, ये आपने पीछे के दरवाजे से जो किया ना, ये बहुत गलत है, आपको इसका यूज करना चाहिए। अब इसका यूज करने का मतलब ये है कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी बुलानी पड़ेगी, पूरे पार्लियामेंट में आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई जो कश्मीर है वो यहां पे जो मतलब कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो हम इसको 370 को हटाएं कि ना हटाएं, बट ये हुआ नहीं, तो ये आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही बोला है कि भाई देखो, लैक ऑफ अथॉरिटी के लिए आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ऐसा ही हो गया, आप मोरालिटी पे इसको कह सकते हो कि हाँ ये गलत हुआ है, ठीक है? तो जस्टिस कौल और जस्टिस सीजेआई उन्होंने बोला कि भाई देखो, ये हमेशा से एक टेम्पररी फीचर रहा है, और आर्टिकल 370, कौल ने तो ये भी बोला है कि एक टेम्पररी अरेंजमेंट रहा है, इसको कभी भी हटाया जा सकता था, और कभी भी ये नहीं बोला जाता था कि जो 270 सेक्शन 3 है वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद ही खत्म हो गया। अब ये उस समय, देखिए उस समय यहां पे बोला है, दो एस्पेक्ट दिए गए कि उस समय जरूरत थी, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी खराब थी जम्मू एंड कश्मीर की कि एक लीगल ब्रिज चाहिए था, तो इसीलिए 370 जो है सिचुएशन को देखते हुए जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हमेशा 370 में खुद ही लिखा है कि एक टेम्पररी प्रोविजन, तो यही यहां पे बोला है कि ये बिल्कुल तरीके से, पूरी तरीके से लीगल है, ठीक है? अब यहां पे लीगल रूट ये चलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि किस तरीके से वो कर सकते हैं जो पावर ट्रांसफर का, ये तो मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, एक और आपको बता दूं कि जस्टिस कौल ने यह भी बोला है कि जो हिंसा हुई, स्टेट की तरफ से भी हिंसा हुई, उसको भी जायज नहीं ठहराया है, ठीक है? स्टेट की तरफ से जो आतंकियों की, वो बहुत गलत है। यानी कि एक तरीके से कश्मीर ने बहुत ज्यादा
झेला है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये वही बताया कि प्रेसिडेंट के पास पूरी ताकत थी, क्योंकि अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं, तो अल्टीमेटली पावरफुल जो है वो प्रेसिडेंट ही हो जाता है। तो पिटिशन से ये भी ये इररिवोकेबल एक्शन था ये, कि मतलब आपने राज्य से तो पूछा ही नहीं, आपने कश्मीर से पूछा नहीं, और आपने बस 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी जो है वो लगा दी। तो इसमें भी ये बोला कि भाई देखो, एसआर मुंबई की केस, अब जो एसआर मुंबई का पूरा 9 जो जज की बेंच थी उसने सुपरसीड की थी 5 जज की बेंच को। तो अब उन्होंने बोला कि आप इसको पढ़िए, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एक्शन व्हाट टू सी इट वाज नॉट मैलिफाइड। ध्यान से समझना कि भाई देखो, ये साबित करो, समझ रहे हो। मैलिफाइड मतलब क्या होता है कि बैड इंटेंशन। आप कह रहे हो कि इररिवोकेबल, आप हमको यह साबित करो, क्योंकि किया तो राष्ट्रपति ने है, कि राष्ट्रपति के इंटेंशन गलत थे। अगर ये आप साबित कर देते हो, क्योंकि आपने क्या किया, आप अब यही कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने बोला कि आपने प्रेसिडेंट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया है, आपने 370 को चैलेंज किया है। अब ये तो प्रेसिडेंट ने इसको खत्म किया है ना, तो आप ये साबित करो कि मैलिफाइड है। तो जब ये नहीं, अगर एसआर मुंबई की जो रूलिंग्स यही कहती है कि अगर ये गलत फेथ में, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि प्रेसिडेंट है, अब उसको हर चीज पे एडवाइस लेनी पड़ती है, लिखा हुआ है हर चीज पे एडवाइस लेनी पड़ती है। अब अगर मान लो उसके मन में ही बोल दिया कि नहीं, आज मैं एक, मान लो जैसे एमपी में चुनी हुई सरकार आई है, तो प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं इसको हटा दूंगा, है ना, किसी से कुछ नहीं किया, तो वो मैलिफाइड हो गया। दैट वो फिर उसमें कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इसमें हस्तक्षेप हम नहीं, क्योंकि ये प्रूव ही नहीं होगा, तो आप इसको प्रूव करो। बाकी एसआर मुंबई आप देख सकते हैं कि इसमें जो आर्टिकल 356 है स्टेट इमरजेंसी को लेके काफी गाइडलाइंस है, ठीक है। 352 आपको पता है कि नेशनल, फाइनेंशियल और स्टेट इमरजेंसी 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। आपको बता दो, वैसे भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रावधान जो है वो नहीं रखते थे जम्मू एंड कश्मीर में। तो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो है स्टेट असेंबली, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हाँ, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जुडिशियल ओवर, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जुडिशरी के। जुडिशियल ओवररीच एक नेगेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि फिर जुडिशरी हर चीज में हस्तक्षेप करनी पड़ती है। लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाई भी है, ठीक है। तो इफ प्रेसिडेंट रूल इज इंपोज्ड ओनली बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन, द कोर्ट कैन इवन रिस्टोर द असेंबली। स्टेट असेंबली कैन बी डिसॉल्व ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट अप्रूव द प्रेसिडेंट रूल। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये जजमेंट था। अब देखिए, इसमें बड़ी बातें ये आई हैं कि सबसे पहले तो कोर्ट ने ये बोला कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला ये पूरा सही है, कि फिर जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये सही है। फिर कोर्ट ने बोला कि भाई 2024 जल्दी से जल्दी आप इलेक्शन करवाइए, सितंबर 2024 तक, सितंबर को नहीं बोला, सितंबर तक या उससे पहले इलेक्शन करवाइए। और मेरा भी यही मानना है दोस्तों कि जल्द से जल्द यहां पे इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे। अगर, क्योंकि देखिए अब फिर मैंने क्या बताया कि लोग जो हैं अगर वहां पे वो परेशान है, तो आप उनकी परेशानी दूर करिए। कश्मीरी पंडितों का कुछ उनके बारे में सोचिए, आप तुरंत उनके बारे में सोचिए, ठीक है। कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचिए, उनको पुनर्वास करवाइए, वापस लेके आइए। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, इलेक्शन करवाइए। अगर आप कह रहे हो कि कश्मीर वाकई में मतलब है ना कि हमने जोड़ दिया है कश्मीर को दोबारा से, तो आप उसको साबित करिए, ठीक है। तो यही है, बाकी मैं तो कभी भी 370 के फेवर में नहीं था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।